तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बोंडाडा इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आ गए थे। तो इस वीडियो में उनका कैसा रिजल्ट्स रहा है, पिछले हाफ ईयरली से कैसा परफॉर्मेंस हुआ है और क्या रिस्क वगैरह रहे हैं इस कंपनी में, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ब्रॉडली इसको देखें इस कंपनी को, तो जैसे मैंने ऑलरेडी मेरे पुराने वाले वीडियो में इनके बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, तो ये जो बिजनेस है ये किस किस तरह काम करता है, ठीक है। सो आप देखेंगे ना, इस कंपनी का जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले 10 सालों के अंदर। तो पहले ये आपके बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल टावर्स होती थी, जो आपकी तेलंगाना हैदराबाद रीजन है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल टावर्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे, ठीक है। तो कंपनी कहता है अपनी जो हिस्ट्री में हमने अराउंड 30,000 से ऊपर टावर्स लगा रखे हैं इंडिया में। तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की, हैदराबाद रीजन के आसपास टेलीकॉम कंपनीज के लिए। वहाँ पे जो उस एरिया का जो जियो सर्कल होता है, उसके बेसिकली ये लोग पूरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने एक्सपांड किया। फिर कुछ समय के बाद इनको बीएसएनएल से एक ऑर्डर मिला था, आई थिंक कुछ 3-4 सालों के पहले। तो वहाँ से बेसिकली इस कंपनी को काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिल गई कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इनको इनको दिखा कि सोलर में भी ईपीसी में काम है, तो ये लोगों ने ईपीसी में एंट्री ली। तो पहले ये लोग सोलर ईपीसी के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह किया करते थे, मतलब विद इन 100 करोड़ वगैरह के प्रोजेक्ट करते थे। फिर जैसे जैसे इनका एग्जीक्यूशन के बारे में लोगों को मालूम चला, इन्होंने और टेंडर्स जीते। तो ये जो कंपनी है ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री देखोगे, तो ये अपने एग्जीक्यूशन फ्रंट पे काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अभी जैसे प्रोजेक्ट्स इनको जो मिल रहे हैं, धीरे धीरे इनके कंपनी की कैपेबिलिटी बढ़ रही है और अपना एग्जीक्यूशन दिखाते हैं। तो जैसे इनका, जैसे अभी देखेंगे ना, ये कंपनी अडानी के लिए आपका मुंबई में जो मतलब महाराष्ट्र रीजन में जो खावड़ा वाली प्लांट लग रही है, जहाँ से ऑन अ सिंगल लोकेशन आपका 25-30 गीगावाट से भी ऊपर का प्लांट लगेगा। तो ये कंपनी वहाँ पे भी अपना काफ़ी अच्छा पोटेंशियल देखता है। तो इस तरह से बेसिकली कंपनी ने अलग अलग रीजन में खुद को डाइवर्सिफाई किया है। वहाँ पे इसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जाके अपने लेबर्स वगैरह के लिए शेल्टर्स बनाते हैं, रहने की जगह करते हैं, है ना। तो पूरे जो खाने की फैसिलिटीज़ होती है वो सब देते हैं, और जो जो भी उनके जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह होता होगा वो देते हैं। तो एक तरह से कंपनी जो है अभी डाइवर्सिफाई कर चुका है और सभी रीजन्स में एक प्रेजेंस है इनका। और बेसिकली जो इनका कोर बिजनेस है वो आपका ईपीसी वाला बिजनेस है, ठीक है। तो पहले जो मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग पूरे टेलीकॉम में काम करते थे। तो टेलीकॉम बस बेसिकली एक इनके लिए आप ऐसे समझ लीजिए, उससे इनको एक्सपीरियंस मिला है ना, पूरे जो ईपीसी के सेक्टर है इसमें काम कैसे करते हैं, उस इस एक्सपीरियंस को उन्होंने यूज किया। फिर ये लोग गए आपके सोलर ईपीसी वाले काम में। तो अभी क्या हो रहा है, इनका बेसिकली एक ट्रांजिशन हो गया है। तो पहले दिस वाज अ होल कोर टेलीकॉम कंपनी। अब ये यहाँ से चेंज होकर एक आपकी कोर जो सोलर कंपनी हो गई, सोलर एपीसी कंपनी हो गई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू आता है, उसका एक लार्ज चंक जो है, अराउंड 80% के आसपास आपका सोलर एपीसी से आता है ना। और अराउंड अभी जो आपका टेलीकॉम वाला प्रोडक्ट है, वहां से अराउंड 10% के आसपास रेवेन्यू आता है इनका, ठीक है। तो ये तो इनके दो बिजनेस बिजनेस हो गए। अब इसी ईपीसी सेक्टर में ये लोग और आगे बढ़े। अब जो अपने टेलीकॉम वाला में भी इन्होंने काम किया है, तो अभी जैसे आप इंडिया में जो रेलवे में कवच वाले प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे सेफ्टी बैरियर्स होता है ना। तो जो कोलिजन्स वगैरह होंगे, तो उन सब चीज़ों पे जो कंट्रोल कंट्रोल होता है, टावर्स वगैरह कैसे कंस्ट्रक्ट होंगे। तो इन सभी चीज़ों को अपने टेलीकॉम वगैरह का जो एक्सपीरियंस यूज़ किया है, और उसी में जो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं जो आपके रेलवेज में, वहाँ पे जाके ये कंपनी बेसिकली अब काम करने की कोशिश कर रही है। सो कंपनी वहाँ से भी आपके रेलवेज में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखती है। तो इनका एक पोर्टफोलियो वहाँ से भी है। ऑल दो अभी इनका पोर्ट इनकी जो रेवेन्यू है वहाँ पे आपके रेलवेज वाले ज़्यादा नहीं है, बट इनकी जो ऑर्डर बुक है वहाँ पे इनका रेलवेज है। तो रेलवे से कुछ इनका मतलब ऑर्डर्स है, तो आगे जाके हमें वहाँ पे भी रेलवेज में भी एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अभी जो कंपनी है, ये तो मैंने 3 सेगमेंट बोल दिए। इसके अलावा अभी कंपनी काफ़ी रैपिड पेस में जो डेटा सेंटर्स है और जो आपका ये बेस्ट वाला सेगमेंट है, इन दोनों सेक्टर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले अगर मैं बेस्ट के बारे में बात करूँ, तो जैसे आप बेस्ट को देखोगे ना, उसमें सारी कंपनियां क्यों आना चाहती है। तो जैसे जो इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट है बेस्ट का, जो इंडिया में लास्ट अभी जो आने वाले 4 या 5 ईयर्स में, वो आई थिंक अराउंड 3 लाख करोड़ के आसपास है। उसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी शेयर की थी ट्विटर पे कैसे। तो जैसे एक प्रोजेक्ट को लगाने के लिए आपको मान लीजिए 2,500 करोड़ ऑफ रुपीज लगता है, 1 गीगावाट आवर ऑफ बेस्ट प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। और अभी जो इंडिया में बेस्ट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब नॉट इवन 1 गीगावाट आवर, आई थिंक 500-600 गीगावाट आवर के आसपास होगी। और जो पूरी कंट्री में डिमांड है वो अराउंड 130 गीगावाट आवर्स की डिमांड है टिल FY 30। तो आप 130 को 2,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट 3 लाख करोड़ के आसपास मिल जाएगा, है ना। तो उसी चीज़ों में, तो जैसे कंपनी ये कहता है कि जो बेस्ट वाली जो थीम है, इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो हमारे ऑर्डर बुक है एज वेल एज जो इनका रेवेन्यू होगा इन द बेस्ट सेगमेंट, उसको ये आने वाले 4 या 5 साल में 100% CAGR से ग्रो करता हुआ दिख रहे हैं। और ये जो कंपनी है, सिर्फ ये कंपनी नहीं, और जितनी भी बाकी कंपनीज भी हम देखते हैं, सभी में जो ट्रेंड हमें दिखता है इस बेस्ट सेगमेंट की तरफ, इस तरह का ही सेगमेंट है। सो दिस वाज अबाउट जो ये लोग बेस्ट में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अलावा जो इनका एक सेगमेंट है वो इनका डेटा सेंटर्स और जो अभी इनका एरोस्पेस एंड डिफेंस में जाने की बात कर रहे हैं लोग।
तो जो डेटा सेंटर्स वाला है, अभी बेसिकली यहाँ पे ये लोग एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ थिंग करते हैं ना। अभी ऐसा कि पूरा डेटा सेंटर्स को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। तो अभी ये लोग बेसिकली हैदराबाद में इनका एक हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लांट है आपका हैदराबाद में, तो उसका बेसिकली मेंटेनेंस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। तो इनसे इनको कुछ रेवेन्यू मिलता है। मैंने और एक्सप्लेन किया है अपने पुराने वाले इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो पूरे बोनाटो को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी वहां से ये लोग एक्सपीरियंस ले रहे हैं और आने वाले समय में उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी, आपके डेटा सेंटर्स वाले में भी काफी रैपिड पेस में एक्सपांड करने की बात कर रहे हैं। अब फाइनली बचा जो आपका डिफेंस एंड एरोस्कोप वाला है ना। तो वहां पे अभी कंपनी आप मान लीजिए, सिंस ये जो सेक्टर्स अभी डेटा सेंटर्स है या फिर जो एरोस्पेस डिफेंस है, ये सेक्टर्स इंडिया में अभी तक एक तरह से इमर्ज ही हो रहा है। तो कंपनी वहां पे भी बहुत रैपिड पेस में नहीं जा रहा है, काफी कॉशियसली काम कर रहा है। और आप इसमें देखिए तो कंपनी बेसिकली दे आर ऑन द ड्राइंग स्टेज। अभी अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को कैसे बनाना है, किस तरह के मतलब डिफेंस वाले एक्टिविटीज में जाना है। सिंस डिफेंस में भी एक ऐसा मतलब ऐसा परसेप्शन होता है कि काफी एसेट हैवी इंडस्ट्री है ना, बिल्कुल सही है। तो कंपनी वो वैसे बहुत एसेट हैवी इंडस्ट्रीज में नहीं जा रहा है, वो वहां पे जाके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और जो नीच सेगमेंट जो होंगे बट क्वाइट वैल्यूएबल सेगमेंट जो होंगे उस तरफ जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो एक ब्रीफ बैकग्राउंड हो गया इनका बारे में। अब अगर मैं इनके बारे में और थोड़ा सा बात करूँ, तो जैसे अगर मैं अब सोलर ईपीसी पे आता हूँ, ठीक है। तो जो सोलर ईपीसी वाला सेगमेंट है, मतलब जो ओवरऑल सोलर वाला जो इनका बिजनेस है, जो अभी मेजर 78% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट किया है इस H1 FY 26 में, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे सोलर ईपीसी में लोग क्या क्या करते हैं। एक तो क्लियर आपका ईपीसी वाला काम करते हैं, जहाँ पे ये जाके किसी जो जैसे खावड़ा वाली प्लांट हुई अडानी की, जिनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, तो वहां से ये बहुत ही आपको 2 3 से 4 गीगावाट का प्रोजेक्ट अभी आने वाले 3 से 4 सालों में दिख रहे हैं, है ना। तो एक तो वहां से हुआ, वहां पे जाके बेसिकली प्लांट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें भी दो तरह के केसेस हो सकते हैं, एक तो आपके विद मॉड्यूल्स हो सकता है, एक विदाउट विदाउट मॉड्यूल्स हो सकता है। जो विदाउट मॉड्यूल्स वाला होता है उसको आप उसको बैलेंस ऑफ सिस्टम्स कहते हो, है ना। तो इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि जो दोनों में रियलाइजेशन होता है रेवेन्यू का, मतलब मान लीजिए मैंने 100 मेगावाट का कोई प्लांट लगाया, तो उस पर कितना मैं रेवेन्यू अर्न करूंगा वो वैरी कर जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेटेड होगा, तो वहाँ पे आपका जो रियलाइजेशन होता है वो ज्यादा होता है। और जो आपकी बैलेंस ऑफ प्लांट्स होती है वहाँ पे रियलाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है ना। सो इस तरह से ये पूरा सोलर ईपीसी वाला काम करता है। अब जितने भी सोलर ईपीसी होते हैं इसी सेक्टर में कंपनी क्या कर रहा है, चाह रहा है आगे जाके कि हम लोग अपने कुछ 2 गीगावाट के आईपीपी के प्लांट्स भी करें, ठीक है। तो अब जनरली जो आईपीपी के प्लांट्स होते हैं वो एक एसेट हैवी बिजनेस होता है ना। तो उस पर क्या डिस्कशन है, दैट वी विल कम। तो बेसिकली अभी सोलर वाले बिजनेस में वो लोग 2 गीगावाट आईपीपी का कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है अभी करेंगे, ये आने वाले 4 या 5 सालों के अंदर उसको अलग अलग फेस्ड मैनर में करने की बात कर रहे हैं। और उसके लिए फिलहाल अभी लोग लैंड पूलिंग वगैरह होता है ना, आपको लैंड रिक्वायर्ड होगी, मतलब कितने एकर्स ऑफ लैंड चाहिएगा। और साथ ही साथ आपको सीटीयू से कनेक्टिविटी की बात करनी होगी, मतलब आपको तो अपना अपना पावर इवैक्यूएट करना होगा वहां से। तो ये सारे पैरामीटर्स पे ये लोग काम करने की बात कर रहे हैं। और फाइनली जो सोलर वाला सेक्टर, सोलर वाला बिजनेस है इनका, सिंस आप जब किसी कंपनी के लिए ईपीसी प्लांट लगाओगे तो आप तो ये भी चाहोगे ना कि जो हमारा ओएनएम करते हैं, जैसे हम बाकी कंपनीज को देखते हैं, जैसे हमारे सुजलॉन हो गया, रेवाड़ी हो गया, वो सारी कंपनी भी उस उन प्लांट्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है। और जनरली जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होता है एक हाई मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस होता है ना, एसेट लाइट एंड हाई मार्जिन बिजनेस होता है। तो कंपनियां चाहती है कि हम उसका भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करें। तो सिमिलरली ये कंपनी भी आपके उन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो इनके सोलर ईपीसी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसका एक छोटा चंक जो होता है उसका ओएनएम भी करते हैं। और सिमिलरली जो इनका टेलीकॉम वाला बिजनेस है वहां पे भी ये लोग बहुत ओएलएम करते हैं, आपका ईपीसी करते हैं, है ना। और ये सारी चीजें, और इसके अलावा अभी ये है अभी जो इनकी है ना ऑलरेडी सिंस कई सारी सब्सिडरीज है इस कंपनी की, ठीक है। तो उन सब्सिडरीज के वाया, कुछ के वाया लोग आपके जो सोलर की एलईडी लाइट्स होती है वो बनाते हैं, कुछ के वाया जो टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाते हैं ना। तो इस तरह से अलग अलग सब्सिडरी होता है। तो उन्हीं से प्रोडक्ट्स को यूज करके ये लोग अपने टेलीकॉम बिजनेस में यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका ईपीसी करते हैं, है ना। सो ये है। अभी जो रेलवेज वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बात कर लिया, सिग्नलिंग हो गया या फिर जो आपके ये पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं। और इस बिजनेस के लिए भी ये लोग अपने फैक्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको यूज कर लेते हैं। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि थोड़ा सा इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, ठीक है। और बेस्ट के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी बात कर ली। तो ये तो इनका पूरा मैंने आपको एक बार बिजनेस के बारे में बता दिया। अब हम लोग एक बार इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है इसकी पीपीटी से डिस्कस करते हैं। तो तो जैसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कंपनी किस किस सेक्टर में काम करता है। सो बाकी इनका हेडक्वार्टर जो है वो आपका हैदराबाद में है, और अभी तो इन्होंने पूरी ऑल इंडिया प्रेजेंस कर ली है अपनी इनकी ना। और अभी इनकी रेटिंग्स भी A+ स्टेबल आ गई है। तो उससे भी हमें मालूम चलता है कि जो इनकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है उस पर भी इम्पैक्ट अच्छा आता है इनको। सो ये तो बेसिकली इनके पूरे डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल के बारे में बता रहे हैं। सो दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये इनकी हिस्ट्री के बारे में जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे ये लोगों ने अभी पूरा अपना एक्सपांड करके
अभी जैसे महाजन को और एनएलसी वगैरह से भी इनको प्रोजेक्ट्स मिले हैं। तो जैसे ये लोग पहले आपके स्मॉलर स्केल के प्रोजेक्ट्स वगैरह में काम करते थे, मतलब अंडर 100 करोड़ के आसपास, तो अभी जैसे इनको जाकर देखेंगे ना, तो विद इन आपका 300 गीगावाट हो गया, 500 गीगावाट हो गया, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी मिलने लगे हैं, है ना। और आगे जाके ये लोग जो अपने पूरे प्रोजेक्ट्स है ना, उसको भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब ये छोटे प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स पर नहीं जाते हैं, इसी एक तरह से उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है। तो अब ये लोग जनरली टारगेट करते हैं कि अगर मतलब हायर लेवल्स के प्रोजेक्ट करें। तो अगर मैं इनका बताऊँ ना आपको, तो जो इनकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज होती है, उसके बारे में जस्ट आपको बताता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। सो अभी जैसे देखेंगे ना, तो पहले इनके पास जो कैपेबिलिटी थी, अभी जैसे इनके पास अगर आप टेक्निकल कैपेबिलिटी देखोगे ना इनकी, तो वो अराउंड गीगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स भी करने की है। इसके अलावा अगर आप इनकी जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी देखते हो, तो उससे ये लोग आपके, तो इनके पास जो कोई पूरी क्रेडेंशियल है पार्टिसिपेट करने की, वो अराउंड 4,000 करोड़ के प्रोजेक्ट तक पे पार्टिसिपेट करने की प्रोजेक्ट है ना फाइनेंशियली। और जो अभी इनका टेक्निकली देखेंगे, तो अब इनके 1 गीगावाट के भी ऊपर के प्रोजेक्ट्स भी लोग टारगेट कर सकते हैं, है ना। सो दिस वाज अबाउट देयर कैपेबिलिटी स्टेज। सो अगर मैं कंटिन्यू करूँ, सो ये बेसिकली इन्होंने अपनी पूरी अपनी हिस्ट्री के बारे में बता दिया यहाँ पे। तो ये तो इनके पूरे मतलब जो मैनेजमेंट टीम है उनके बारे में। तो यहाँ पे इनका एक चीज है कि ये जो मैनेजमेंट टीम होती है ना, अपने जितने भी बिजनेस सेगमेंट्स हैं इनके, तो उसको ये लोग अलग अलग सब्सिडरी की तरफ बांट दिया है एक तरह से, ठीक है। जैसे सोलर ईपीसी होता है, उसके लिए एक अलग सब्सिडरी रख दी है। जो आपकी जो आईपीपी करना है वो भी उसी सब्सिडरी के अंदर है। आपके जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, कुछ में जैसे आप एलईडी सोलर एलईडी लाइट्स बनाओगे, कुछ के वाया आप जो ये जो रेलवेज के प्रोडक्ट्स बनाओगे, है ना, या फिर जो टेलीकॉम के प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए अलग सब्सिडरी रख दिया है इन्होंने। तो इस तरह से कंपनी जो है अपने बेसिकली बिजनेस को एक तरह से स्ट्रीमलाइन कर रही है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके अलावा अभी हम लोग अगर तो ये है इनका बेसिकली जो अगेन उसी चीजों को ये लोग रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। सो अभी तो जैसे अभी जो मैंने सब्सिडरीज की बात कर रहा था आपसे, तो ये सारी सब्सिडरीज हो गई, आप इनके नाम को पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीज जैसे जैसे अभी अगर आप इनका मेन सब्सिडरी देखोगे ना, तो ये जो बोंडाना रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इसके वजह लोग अपनी पूरी अभी ईपीसी वगैरह करते हैं, जो कि अभी अराउंड आपका 78% ऑफ रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। तो मतलब बेसिकली मेन चंक यहीं से आता है। तो और जो बाकी इनकी जो प्रोडक्ट्स वाली सब्सिडरी है, इससे ज्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। बिकॉज एक तरह से वो जो सब्सिडरीज है ना, उनका जो पूरा प्रोडक्ट्स होता है वो आपके कंपनी में ही यूज हो जाता है इन हाउस। और बाकी बचा हुआ अराउंड 8 से 10% के आसपास इनकी रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है वो इनका, है ना। और जो इनका ग्रीन बॉन्ड आरडी पार्क वाला बिजनेस है, इससे ये लोग बेसिकली जो पूरे बेस्ट सेगमेंट है इसको टारगेट कर रहे हैं, है ना। बेस्ट, और जो आपका आईपीपी वाला प्लान बन रहा है इनका 2 गीगावाट का आपका तेलंगाना में, है ना। और जो अभी जो बोंडाटा डायनेमिक्स है, ये आपका एरोस्पेस एंड डिफेंस में जाएगा, जिसके बारे में अभी कंपनी धीरे धीरे बोलती है कि एज एंड when हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। अब यहाँ इस अगर आप स्लाइड में देखेंगे, तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दिख रहा है, ये बेसिकली एक तरह से इनके जो टेलीकॉम वाले क्लाइंट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है ना। जो सेकंड लाइन हमें दिख रही है, वो इनके पूरे जो सोलर एपीसी वाले क्लाइंट्स है वो दिखते हैं। और जो नीचे जो दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये बेसिकली एक तरह से टारगेट कर रहा है जिनके साथ इनकी बातें चल रही है, बिड्स पाइपलाइन में होंगी, है ना। तो वो जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स है उनकी बातें कर रहे हैं लोग, है ना। सो अभी ये सारी चीजें तो इन जनरल पॉइंट्स है। अब अगर मैं बात करूँ इनका, अगर इनका जो कैसे ये लोग अपने बिजनेस को देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो अभी जैसे इनका बिजनेस देखोगे ना आप, तो अभी तो ये लोग पूरे सोलर ईपीसी में काम करते हैं। जो पहले इनका टारगेट था, जो विजन 2030 देते थे ये लोग, उसमें अराउंड आप ये लोग बोलते थे कि हम 10 गीगावाट ऑफ पूरा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, है ना। उसमें आपके सब कुछ आ जाता, आईपीपी भी आता, बेस भी आता, सोलर की ईपीसी भी आती है ना। तो अभी इन्होंने लास्ट अभी आई थिंक अक्टूबर के स्टार्टिंग में उन्होंने एक पीपीटी दिया था, जो अपने विजन को बेसिकली इन्होंने एक तरह से अपग्रेड कर दिया था, है ना। तो वहां पे जब आप देखोगे, तो इन्होंने अब जो विजन 2030 टारगेट दिया है, उसके उसमें जो इनका है कि ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है इनका, वो अराउंड 25 गीगावाट करने की बात करते हैं ना। उसमें जो एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका पोर्टफोलियो होगा, वो आपका सोलर ईपीसी से ही आएगा। फिर कुछ उसका जो है ना बेस्ट सेगमेंट है, वहां से भी एक लार्ज चंक आएगा, और बचा हुआ जो 2 गीगावाट है वो इनका सोलर आईपीपी के अंदर आएगा। तो दैट इज देयर विजन 2030 के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एक तरह से हमें वहां पे भी दिखता है कि ऐसे इन्होंने अपग्रेड किया, और कितना इनको सेक्टोरल में टेलमेंट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। सो ये इनके विजन के बारे में हो गया। और बाकी ये लोग जो अपने टेलीकॉम वगैरह है उसमें तो मतलब भारत और 5G एक्सपांशन जो है उसके ऊपर में काम करने की बात कर रहे हैं। तो अगेन वो भी ग्रेजुअली इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगा, और जो रेलवे डेटा सेंटर्स और इन चीजों में काम कर रहे हैं लोग, है ना। सो अच्छा, अभी मैं बैटरी सेगमेंट के बारे में और थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेता हूँ। तो अगर आप बैटरीज को देखोगे ना, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा जो काम करने की बात कर रहे हैं अपने, बीओ बिल्ड ओन ऑपरेट वाले सेगमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे बेसिकली इनका खुद का पैसा लगेगा। उस पे इनको 2 प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। तो अभी वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है।
तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा जनरली, उसका जो टाइमलाइन है वो आपका 18 मंथ के आसपास होता है इन जनरल। सारे ईपीसी प्रोजेक्ट्स की जो टाइमलाइन होती है वो 18 मंथ की होती है। अब कंपनी कहता है जो बेस्ट सेगमेंट में जैसे जैसे धीरे इंडिया में और ज़्यादा अगर वैल्यू चेन इंटीग्रेट होगा, तो मे बी देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे जाके उसमें आपको 12 मंथ्स के आसपास आसपास ही लगे। बट एज ऑफ नाउ जो इनका बेस्ट सेगमेंट में जो पूरा समय लगना है वो आपके 18 मंथ्स के आसपास लगना है ना। तो लास्ट क्वार्टर में इनके यही दोनों प्रोजेक्ट्स थे आपके तेलंगाना वाले, और अभी भी इनके दो ही प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब 400 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि 2 घंटा बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो 400 इंटू टू इज इक्वल टू 800 मेगावाट आवर की पूरी बेस की इनकी पोर्टफोलियो है अभी। तो वहाँ पे अभी ये लोग धीरे धीरे बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल पे FY 30 तक अराउंड 2 गीगावाट आवर का पूरा बेस्ट का पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं, है ना। और जो बचा हुआ इनका जो बेस्ट का सेगमेंट होगा वहाँ से बेसिकली ये लोग ईपीसी करेंगे। तो ये लोग बेस्ट में दोनों ही मॉडल के अंदर है, बोथ आपके बीओ एज वेल एज जो बेस्ट वाली मॉडल है उसके अंदर है ना। तो ये है। और जो बेस्ट के बारे में और कुछ बातें होती है, जैसे अब मान लीजिए कि जो अभी जो सेल्स वगैरह है, एक जनरल कमेंट्री है फ्रॉम ऑल द कंपनीज कि अभी तो सिंस इंडिया में सेल्स की पूरी इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुई है, तो जैसे मॉड्यूल्स में जो मेथड अडॉप्ट किया गया था, तो वही मेथड को बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे यूज कर रही है। और अभी चाइना से बेसिकली सेल्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, जो कि एक लार्ज चंक ऑफ बैटरी की कॉस्ट वगैरह होती है ना। तो उसको लेके आते हैं और बेसिकली यहाँ पे इसकी असेंबलिंग होगी, और उसके बाद ये लोग अपने ईबीसी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो ये है। और बाकी जो आपका बेस होता है ना, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी तो कीप्स ऑन चेंजिंग होती है, बैटरी के प्राइसेस वगैरह भी चेंज होते हैं। तो ये है कि आपको विथ द टाइड यू हैव टू फ्लो, है ना, द कंपनी सेइंग उस तरह से कह रही है। और अगर मैं आपको बेस के ऊपर में जो मैंने आपको ऑलरेडी मार्केट के बारे में बताया कि इंडिया में अभी कितना है, 130 गीगावाट आवर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उसको 2500 आपका पूरा केपेक्स रिक्वायरमेंट होता है आपका बेस को लगाने के लिए एक प्लांट के लिए, तो अराउंड 3 लाख का टैम है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। सो द कंपनी इज सेइंग कि हम उस तरह से पूरा एक हाई ग्रोथ मोमेंटम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेस्ट सेगमेंट। तो अगर अब मैं इनके ऑर्डर बुक्स के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि किसी भी आप जब इस तरह की कंपनी को देख रहे हो, तो उसके पास जो ऑर्डर बुक होता है वो बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन होता है आपके फ्यूचर रेवेन्यू पोटेंशियल का, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का अगर ऑर्डर बुक्स आना बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें देरी से हाई प्रोबेबिलिटी कि उसकी फ्यूचर में रेवेन्यू नहीं आएगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अभी आप डायनामिक केबल्स को मैंने यस्टरडे ही डिस्कस किया था। तो वहाँ पे उनका जो ऑर्डर बुक्स है वो एक तरह से स्टैग्नेंट हो गया है लास्ट 3 क्वार्टर्स में, और प्लस उनका कैपेसिटी भी नहीं है। तो कितना हमें उससे कंपनी के बारे में आइडिया लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। तो जब आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो यहीं पे जो इनका अभी हमें इनका जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक दिख रहा है वो अभी आपका अराउंड लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। जो कि आप अगर आपको मेरा अगर प्रीवियस वीडियो याद है तो उसमें हमने देखा था कि FY 25 में इनका रेवेन्यू कितना आया था, अराउंड 1,500 करोड़ के आसपास आया था। तो दैट इज अप्रोक्सीमेट 3.8, मतलब अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स मान लीजिए आप कि इनका जो रेवेन्यू है उससे ही इनका ऑर्डर बुक है ना। तो जैसे अभी इस साल का जो गाइडेंस है इनका 2x करना है, तो अगेन हमें क्लियरली दिखता है कि इस साल की तो विजिबिलिटी है ही इनको ऑर्डर बुक्स के लिए, और एज वेल एज आने वाले समय के लिए भी इनको वेरी अच्छी ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है। इसको अगर मैं एक दूसरे कंटेक्स्ट में आपको समझाऊं, तो जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो इनका जो अभी मतलब जो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो जैसे अभी तक इन्होंने 1 गीगावाट का पूरा आरई का ईपीसी कर दिया है, ठीक है। और अभी एक लगभग 2.5 गीगावाट आवर जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। और इसके अलावा 2.5 गीगावाट आवर लगभग 11 स्टेज में है, जिससे देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो आपके ऑर्डर बुक में कन्वर्ट होंगे। और जो तो अगर मैं इस तीनों को चीज को जोड़ दूँ, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 1, तो अराउंड 6 गीगावाट की तो विजिबिलिटी उनको वहीं से होगी। और इसके अलावा जो अभी 2 गीगावाट का जो आईपी का प्रोजेक्ट ये लोग करेंगे आपके आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में, ऑल्दो अभी तो वो रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो उससे भी इनकी विजिबिलिटी है। तो आपका देखिए कितना हुआ, 6 + 2 अराउंड 8 गीगावाट तो वहीं से आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको इनके रुपीज के टर्म्स में। तो हमने अभी देखा कि ऑर्डर बुक जो है इनका अराउंड 6,000 करोड़ ऑफ इनका सोलर ईपीसी से प्रोजेक्ट्स, मतलब ओवरऑल ऑर्डर बुक है। वहाँ पे अगर आप इनके सिर्फ सोलर में जाओगे ना, तो वो अराउंड 4,500 करोड़ के आसपास हो गया। अभी आपका टेलीकॉम में अराउंड 1,000 करोड़ है, और आपकी जो रेलवे है वहाँ पे 228 करोड़ है। और जो प्रोडक्ट बिजनेस है, सिंस वो तो एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट होता है, मतलब 190 करोड़ के आसपास है। तो अभी ये देखेंगे ना। और इसके अलावा अगर जो आप इनके अगर एल वन बिडिंग वाले में देखोगे ना, अगर मैं उनको भी जोड़ दूं, तो आपको इनके ऑर्डर बुक के बारे में अच्छे से पूरा आइडिया लग जाएगा। तो अभी हमने बात किया कि 6,000 करोड़ की तो इनकी पूरी ओवरऑल ऑर्डर बुक आ गई। अब जो एल वन स्टेज में है वो आपके 2,600 करोड़ के आसपास है, और आपकी जो टेंडर्स वगैरह है वो आपका 7,500 करोड़ है। तो अगर आपको पूरा ऑर्डर बुक का निकालना है इनका विजिबिलिटी, तो आप ऐसे देखिए 6,000 करोड़ आपके ऑलरेडी ऑर्डर बुक आ गया। जो एल1 स्टेज में है इनको अभी आने में 1 से 2 महीना लगेगा, बट अगेन हमें देखना पड़ेगा उस चीज को, है ना। और मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये लोग एक्सचेंजेस पे अपडेट कर देंगे, तो वहां से हमें आइडिया लग सकता है। सो दिस थिंग वी कैन ट्रैक। और जो बाकी इनके टेंडर सबमिट हुए हैं तो 7,500 करोड़ के आसपास है।
तो अगर जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जो इनका सक्सेस रेट होता है किसी भी टेंडर्स को आप सबमिट करते हो तो अराउंड 25% है। तो अगर आप उससे भी निकालोगे, अगर मैं 25% इनका 7,000 जो इनका टेंडर्स है वहां से निकालूं, तो लगभग 2,000 2,500 के आसपास इनका वहां से भी आएगा। तो ओवरऑल अगर आप इनके पूरे ऑर्डर बुक को देखोगे ना, अगर मैं इन तीनों चीज को जोड़ देता हूँ, 6,000 प्लस 2,000 और प्लस यहाँ से लगभग 2,200 मान लेता हूँ, तो अराउंड 8,500 से 9,000 करोड़ के ऑर्डर बुक आने की इनकी चांसेस है ना। सो अब इसमें से कुछ ऑर्डर बुक्स इनकी एग्जीक्यूट भी हो जाएंगे, तो ओवरऑल और कुछ नए ऑर्डर्स भी आएंगे आने वाले समय में। तो कंपनी जो पहले भी इनका गाइडेंस था, आई लाइक दिस थिंग कि कंपनी ने जो गाइडेंस पिछले हाफ ईयर में लिया था उस पर ये लोग स्ट्रिक्ट है, और बल्कि रादर उससे 500 करोड़ ऑर्डर बुक में एक्चुअली बढ़ाया ही है। तो लास्ट ईयर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, तो वहां पर उन्होंने जो ऑर्डर बुक का गाइडेंस दिया था वो अराउंड आई थिंक 8,000 से 8,500 करोड़ के बीच में दिया था। तो अभी बेसिकली ये लोग कहते हैं कि अभी तक जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे जो हमें ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है, विच दे कैन से कि अराउंड आपको 8,500 से 900 करोड़ का है। सो अगेन दिस क्लियरली सोच की जो कंपनी का बिजनेस का जो मोमेंटम है आगे बढ़ते हुए वो हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो ये वाली चीज हो गई। और इस चीज के अंदर तो इन्होंने अभी तक अपना जो आंध्र प्रदेश वाला आईपीपी वाला सेगमेंट है उसको इन्होंने एग्जीक्यूट ही नहीं, मतलब उसको तो काउंट ही नहीं किया है। अब यहीं पे हम लोग आईपीपी वाले बिजनेस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। सो जो आईपीपी बिजनेस होता है, आप ये सोचिए कि एक ईपीसी कंपनी व्हाई दे विल गो इनटू एन आईपीपी बिजनेस। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बट इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ये लग सकता है कि आईपीपी बिजनेस जो है वो तो एक एसेट हैवी बिजनेस होता है ना, आपको बहुत सारे पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो आप इनका जो आईपीपी बिजनेस है 2 गीगावाट आवर का आंध्र प्रदेश में लगना है प्लांट इन फेज में ऑफ कोर्स, जिसकी 250 मेगावाट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आने की बात है, ठीक है। सो वो प्रोजेक्ट जो है इनका अराउंड 9,000 करोड़ का है। अब अभी हमने देखा इनका ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है इस साल में वही 9,000 करोड़ के आसपास आसपास हो सकता है, 8,500 से 9,000 करोड़ ना। तो अगर मैं उसके कंटेक्ट में वो देखूँ तो वो तो मुझे बहुत ज्यादा लगेगा। सो देयर कुड बी अ क्वेश्चन बाय एवरीवन कि भाई आप इतना ज्यादा आईपीपी में क्यों कर रहे हो, उससे तो आपकी एसेट हैवी हो जाएगा, उससे जो आपकी पूरी जो आरओसी होता है बिजनेस की जो इफिशियंसी होती है वो खराब हो सकती है ना। बाकी आपको बोरोइंग्स वगैरह भी लेना पड़ सकता है। सो दीज थिंग्स कैन बी अ क्वेश्चन। तो कंपनी का जो कहना है कि आप इसमें ना आप बिजनेस को समझिए, सिर्फ बोनाडा इंजीनियरिंग ही नहीं, आप बाकी कंपनीज को देखिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी केपी वाली, केपी ग्रुप की जो एक कंपनी है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। और इवन एक और कंपनी है एक्मे करके या एल्पेक्स, तो उसमें भी आपको आईपीपी के बारे में आइडिया लगेगा। तो कंपनी क्या है ना, कंपनी इसलिए ऐसा करता है क्योंकि कंपनी चाहता है कि हमें एक तरह से एक एन्युटी बेस्ड इनकम मिल जाए। सो अगर मैं इनके आईपीपी वाले बिजनेस से बताऊँ ना आपको इनको किस तरह के मतलब कैश फ्लो जाएगा। कंपनी बेसिकली इस तरह के काम इसलिए करना चाहता है कि कंपनी चाहता है कि लॉन्ग टर्म में, मान लीजिए अभी तो सोलर सेक्टर में डिमांड है, आज से 3 या 5 साल बाद जब इस पूरे थीम में मैच्योरिटी आ जाएगी और डिमांड इस तरह का नहीं रहेगा, तो कंपनी तो अपने कैश फ्लोज को चाहेगा ना कहीं से वो कैश आए। तो अगर मैं इनका आपको ये बताऊं, तो इनको जो पूरा इससे रेवेन्यू मिलेगा ना, तो ये जो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये लोग बाई FY 30 करेंगे, तो उससे आने वाले 25 ईयर्स तक इनको 1,000 करोड़ रुपीज एवरी ईयर मिलेगा, है ना। सो बेसिकली एक तरह से आपको ये दिख रहा है कि कितना वहां से रेवेन्यू पोटेंशियल जनरेट होता है और कैसे एक कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो होती है उस कैश आने की बन जाती है। और उस पैसे को यूज करेगा कंपनी अपने बिजनेस में इन्फ्यूज करेगा, और कहीं और उनको एक्सपांड करना होगा इन फ्यूचर तो वहां से कर सकता है। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ जो कंपनीज होती है वो थोड़ा सा अपना एक एसेट बनाने की बात करने की कोशिश करता है। तो इसी में अगर मैं आपको और पॉइंट्स बोलूँ आपको, तो जो ये 2 गीगावाट है, एक तो यहाँ पे इनका बेसिकली एसेट्स आएगा, और जो मैंने आपको बोला बिल्ड ऑन ऑपरेट वाला मॉडल जो है इनका आपका ये वाला बैटरी वाले सेगमेंट में, तो वहां से भी आपका आएगा। तो बेसिकली 2+2 4 गीगावाट का इनका ओवरऑल एसेट वाला एक मॉडल है। बाकी जो इनका वो तो सारा ईपीसी में ही है। जो द कंपनी इज सेइंग कि आउट ऑफ 25 गीगावाट का इनका विजन है FY 30 तक का, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 गीगावाट जो है वही ही हमारा बेसिकली एसेट हैवी है, उसके अलावा जो है वो तो बाकी ईपीसी ही है। तो वो ओवरऑल लेस देन 20% हो जाता है, तो वो उतना मतलब हैवी नहीं लगता है। और उसके अलावा कंपनी इस चीज में और क्या बात करता है कि ये जो चीज है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको अभी एग्जीक्यूट करना है, अभी तो एग्जीक्यूट नहीं करना है, ये ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स पे एग्जीक्यूट होना है। तो उससे कंपनी के कैश फ्लोज भी आते रहेंगे, है ना। तो कंपनी की जो पूरी इक्विटी बेस है वो भी बढ़ रही है, अच्छे अच्छे कैश जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो एक तो वहां से ही पैसा आएगा, और कंपनी कहता है कि आगे जाके अगर हमें जरूरत पड़ेगी, तो अब जैसे इनके बैलेंस शीट पे डेप्ट वगैरह उतना है नहीं, ठीक है, तो डेप्ट इनके पास है नहीं, तो वहां से भी एक तो वहां से आएगा, देयर इज अ ह्यूज स्कोप कि ये लोग फंड रेज कर सकते हैं, है ना। डेप्ट रेज करेंगे और बाकी अगर जरूरत पड़े तो इक्विटी डायल्यूट भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दे विल ट्राई टू फंड देयर बिजनेस। तो ये चीज है। तो दिस वाज अबाउट इनके आईपीपी का बिजनेस बिजनेस के बारे में। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब अगर हम लोग कंटिन्यू करें, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑर्डर बुक व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। सो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, और कंटिन्यूसली इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और जैसे इन्होंने वो भी कहा है कि पूरा बैटरी सेगमेंट है वहीं से ये लोग लगभग 100% CAGR पे अपनी बैटरी की ऑर्डर बुक आता हुआ देखते हैं, और उसको एट द सेम टाइम ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होता हुआ भी देखते हैं।
सो सिर्फ स्पेसिफिकली ऑन द बेस्ट सेगमेंट वहीं पे हमें दिख रहा है कि काफी अच्छा विजिबिलिटी है। एंड इवन द कंपनी का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव में जो गाइडेंस है वो भी काफी तगड़ा है। इस साल भी ये लोग लगभग 2x के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट ईयर आई थिंक 3x बोलते हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू FY 25। सो वो वाली चीज है। अब अगर हम लोग इनके बाकी फाइनेंशियल नंबर्स को देखेंगे तो ये तो काफी अच्छे नंबर्स आए हैं, तो ये मैं आपको ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। तो अब ये देखिए, तो फिनेंशियल्स है, तो इस क्वार्टर में कितना नंबर आया इनका, आई थिंक 1200 करोड़ के आसपास नंबर आया है ना। तो दिस नंबर इज अप्रोक्सीमेट लास्ट, अगर FY 25 देखोगे आप तो वहाँ पे 1500 करोड़ के आसपास इनका टॉप लाइन आया था। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ ना इनका, तो अराउंड आपका 77% ऑफ टॉप लाइन जो है इनका H1 में ही आ गया है। सो H1 में इनकी जो पूरी टॉप लाइन ग्रोथ आई है वो 153% है ना। जो इबिटा लेवल्स पे ग्रोथ है वहाँ पे भी आपके इबिटा मार्जिन में आपको इंप्रूवमेंट दिखा है। आई थिंक 7.2 था लास्ट ईयर, और इस साल अराउंड आपका कितना, नहीं सॉरी, वो तो पैट मार्जिन हो गया। इबिटा पे इनका लगभग 11.8% के आसपास इबिटा मार्जिन आया है, और 143 करोड़ से इबिटा आया है, ठीक है, जो कि 182% का जंप है आपके इबिटा लेवल्स पे। और जो पैट है वो 92 करोड़ का आया है, जो कि 150% पे जंप हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पैट लेवल पे भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है ना। क्योंकि लास्ट ईयर जो उनका पैट मार्जिन था वो अराउंड 7.2% था, इस साल इनका 7.6% हुआ है। तो वहां से भी हमें दिखता है कि कितनी अच्छी इनकी मतलब विजिबिलिटी है, मतलब ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन है अपने ऑर्डर्स का वो काफी स्ट्रांग है। सो अगर आप इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट देखोगे ना, तो अभी आप जैसे देखिए हमने ये पॉइंट तो डिस्कस कर लिया। अभी जो इनका ओवरऑल जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आपका, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 78% आपका सोलर से आता है, 14% आपका टेलीकॉम, और बाकी जो थोड़ा मोड़ा है सम कंपोनेंट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट बिजनेस जो इनका है। अब इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग चीज हमें इससे ज्यादा डिस्कस करना है, ये हमें इनकी जो वर्किंग कैपिटल चीज है इसके बारे में डिस्कस करना है। सो इफ यू विल लुक ऑन ऑल द पैरामीटर्स, कंपनी हैज शोन क्वाइट अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। वो जो डेब्टर डेज होते हैं, डेब्टर डेज क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके बेसिकली रिसीवेबल्स को रिप्रेजेंट करता है ना। बाकी इन्वेंटरी डेज पे भी इंप्रूवमेंट है, क्रेडिटेड डेज हो गया उसमें भी इंप्रूवमेंट है। और इसीलिए जो नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल है इनकी, वो आपकी 111 डेज से घट के आपकी लगभग 90 डेज पे आ गई है। सो ये सारी चीजें जब इंप्रूव होती है तो कंपनी का पूरे जो कैश फ्लो होता है वो इंप्रूव हो जाएगा, है ना। तो इसका एक रिप्रेजेंटेशन जो आप देखेंगे ना, जो इनका जो कैश फ्लोस था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में वो अराउंड आई थिंक 140 करोड़ के आसपास था नेगेटिव। तो इस हाफ ईयर में जो उनका पूरा कैश फ्लो साइकिल्स हुआ है वो इंप्रूव होकर आपका लगभग 40 करोड़ पे हो गया है। एंड द कंपनी इज गिविंग अ वेरी पॉजिटिव गाइडेंस ऑफ मेकिंग इट कैश फ्लो पॉजिटिव बाय द एंड ऑफ दिस FY 26। सो ये वाली चीज है। और इसी पे अभी तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, डेब्ट बाय इक्विटी जो है इनका वो कितना है आपका, आई थिंक 0.35 के आसपास है। सो इनके पास अभी कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, ठीक है। जो भी इनके लोन्स वगैरह है वो सारे आपके शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स है। सो कंपनी इज सेइंग कि दे आर पॉजिटिव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर साइड, एंड दिस आल्सो गिव्स देम अ गुड स्कोप टू रेस borrowings in case they want to raise for their IPP और बेस्ट प्लान्स, है ना। मेजरली वो अपने बेस्ट प्लान्स, सॉरी आईपीपी प्लान्स के लिए रेस करेंगे। सो यहाँ से भी कंपनी को दिखता है कि फंडिंग की इश्यूज नहीं आएंगे वहाँ पे, है ना। सो बाकी जो इनका करंट रेशियो है और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जी सारे जो पैरामीटर्स होते हैं बेसिकली आपकी जो लिक्विडिटी प्रोफाइल होती है कंपनी की उसको दिखाता है ना। तो वो सारे पैरामीटर्स भी वन से बड़े हैं, हमने देखा, तो वो भी अच्छा चीज है। और और अगर मैं कुछ और बातें बारे में बात करते हैं हम लोग इसके कंपनी के बारे में। सो ओके, दिस स्लाइड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। सो यू कैन सी कि क्लियरली जो बोथ लेवल्स है आपके मतलब बोथ क्वार्टर, मतलब हाफ ईयरली ऑन हाफ ईयरली एज वेल एज ईयर ऑन ईयर, दोनों नंबर पे आपको मार्जिन पे इंप्रूवमेंट दिखा है। और सिमिलरली यू कैन सी इंप्रूवमेंट ऑन द पैट मार्जिन ऑल्सो। ऑल्दो थोड़ा सा ये घटा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, बट वो तो अगेन डिपेंड करता है ना आपके वो बीयूएस वाले प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो सोलर मॉड्यूल्स को इनकॉर्पोरेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो ये है। अब अगर हम लोग और बात करें, अच्छा ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको देखिए ऑल्दो आपको पूरा हिस्टोरिकल दिख जाएगा यहाँ पे नंबर कि अराउंड भाई 40% का ग्रोथ हुआ है, इबिटा मार्जिन पैट मार्जिन सब पे इंप्रूवमेंट दिख रहा है। बट मैं आपको वो नहीं दिखा कि आप इनके लास्ट 3 इयर्स का कंपोनेंट देखिए। आई वांट टू शो यू दैट थिंग। तो आपको क्लियरली यहाँ पे ये दिख रहा है कि पिछले 3 साल में कंपनी का जो CAGR है वो 100% पे कराया बढ़ा है ना। और ऐसा नहीं है कि 100% फर्स्ट ईयर में 200% हो गया बाद में वो 50 पे हुआ, ऐसा नहीं है। वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है ना। एंड इस साल भी मतलब लास्ट ईयर भी आई थिंक 96% का ग्रोथ आया था, ठीक है। और इस साल भी कंपनी ने ऑलरेडी हाफ ईयर में इतना कर दिया है। और इनका जो अगर सीजनलिटी देखोगे आप, H1 जो होता है वो अराउंड 40% होता है, जो H2 होता है वो भी आपका 60% होता है। सो 1200 करोड़ इन्होंने अगर H1 में किया है, तो आप उसको 6/4 करके मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको H2 में मिल जाएगा अराउंड कितना होगा, लगभग 16 करोड़ के आसपास, 16-17, मतलब जो भी आएगा 1800 करोड़ मान लीजिए। सॉरी अभी इन्होंने किया 200 प्लस आपका 15-1600 करोड़ वहां से आ जाएगा। तो आपका अप्रोक्सीमेट लगभग 3000 करोड़ के आसपास हो जाता है। सो बेसिकली कंपनी वहां से भी इनकी जो गाइडेंस है उसको फुलफिल करने के लिए काफी ऑन ट्रैक है। सो और जब बाकी मैंने बेस्ट के बारे में बात की आपसे
कि जो कंपनी है अपने बेस्ट वाले सेगमेंट में भी पूरा भी 100% CAGR पे ग्रोथ दिख रहा है। सो वहां से भी पूरा हमें प्रोस्पेक्ट दिखता है, ये कंपनी का मोमेंटम काफी अच्छा है, द ग्राउंड पे जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी अच्छा है। और जो एग्जीक्यूशन की बात अगर हमें करनी है तो कंपनी कहती है आप हमारे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को देखिए। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे इनको जो BSNL वाला प्रोजेक्ट मिला था, BSNL वाला प्रोजेक्ट मिला था, जिससे बेसिकली इस कंपनी की पूरी विजिबिलिटी सबको दिख गई थी कि भाई हाँ ये कंपनी बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। और अभी जो इनको जैसे अडानी से भी प्लांट मतलब ऑर्डर मिल रखे हैं, और वहाँ पे लगभग 3 से 4 गीगावाट का भी मतलब पूरा अपना देख रहे हैं आने वाले 3 से 5 सालों में। तो हमें ये दिख रहा है कि कंपनी का जो EPC की कैपेबिलिटीज है ऑन द ग्राउंड वो काफी अच्छी है। सो ये सारी चीज है। सो अभी तो इनकम स्टेटमेंट दिस इज अगेन अ रिपीट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। तो अगेन यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मार्जिन कंसिस्टेंटली काफी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। सो ये है। और अभी तो जैसे अगर FY 25 देखोगे ना आप, तो इसके रिस्पेक्ट में भी जो मार्जिन प्रोफाइल है तो यहाँ से भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें दिखता है। और कंपनी गाइड भी ऐसे ही करता है कि जैसे अभी मान लीजिए अभी जैसे इनका मार्जिन कितना है, लगभग 11% के आसपास आया ना। तो कंपनी कहती है कि अगर जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, मतलब जैसे हम जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वहां से लगभग देयर इज अ स्कोप ऑफ 100 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट इन द मार्जिन। बट उसके अलावा भी जो मार्जिन है इनके मतलब ऑन दिस लेवल सस्टेनेबल है। ठीक है। अब ये सारी चीज हो गई। अभी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें आगे ना। सो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ आई वांट टू शो यू फ्यू थिंग्स। तो अगर आप इनका ये देखोगे ना, तो आप यहाँ पे कुछ चीजें देखिए। पहला तो इनका आप इक्विटी बेस देखिए। इक्विटी बेस आपको बढ़ावा दिखेगा यहाँ पे, है ना। सो फर्स्ट अगर हम देखें इनके इक्विटी बेस को, तो इक्विटी बेस अब इनका बढ़ा है। इक्विटी बेस बढ़ने का कारण क्या है? एक तो आप ये देख लीजिए कंपनी का जो बेसिकली कैश जनरेटिंग कंपनी है ना। सिंस आपके प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो बेसिकली वहां से एक तो आपका इंटरनल एक्रोल्स आ गया। दूसरा मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, इनके कुछ वारंट्स कन्वर्जन होना था। ठीक है। तो एक तो वहां से वो कन्वर्ट हो गया है, तो बेसिकली वहां से भी इनका इक्विटी बेस बढ़ा है। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, जैसे कंपनी कहता है कि जो इनका EPS था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, वो अराउंड 10 रुपीज के आसपास था। और अगर जो अभी H1 गया है हमारा, उसमें अराउंड जो EPS आया है वो इनका 8 रुपीज के आसपास आया है। सो अगर मैं उसको एनालाइज कर दूं तो 8 × 2 सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो वहां से आप सेक्शन कर लेते हैं। सो ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव भी हमें EPS यहाँ पे आपका 60 से 70% पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है ना। सो दिस वाज अबाउट देयर। और मैंने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर लिया कि -140 करोड़ लास्ट ईयर था, इस साल घट के वो -40 करोड़ हो गया, एंड दे आर पॉजिटिव ऑफ मेकिंग इट कैश फ्लो पॉजिटिव बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो वर्किंग कैपिटल्स पे जो कंपनी ने कहा है कि जब 90 डेज आया था, 89 डेज आया था ना, तो उसको इसके आसपास ही रखने की बात कर रहा है कंपनी की, इसके आसपास ये लोग हमें सस्टेनेबिलिटी दिख रहा है। अब वर्किंग कैपिटल पे आप अगर और सोचेंगे ना, क्यों इनका वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हुआ है। अब आप ये सोचिए कि ये किस तरह के अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ काम करते हैं ना। तो अभी जितने भी ये प्रोजेक्ट्स मतलब कंपनीज हैं जिनके लिए EPC कर रहे हैं, जैसे आपका NTPC भी इनका, ग्रीन भी इनका प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है। तो ये सारी जो कंपनी होती है इनके पास कैश की इश्यूज नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर। अडानी में खावड़ा के प्लांट में लोग कर रहे हैं। सो उनको वहां से कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये सारी चीजें इसी कारण, और बाकी जो सोलर मतलब PSUs वगैरह के साथ भी काम करते हैं, तो वो भी दे आर ऑल, मतलब ऐसा नहीं है उनके पास कैश की इश्यूज है। सो ये सारी चीजें। अब इसी में एक बस मैं उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। आप इनके रिसीवेबल्स नंबर्स को देखिए। तो रिसीवेबल्स आपको यहाँ पे दिखेगा लगभग 700 करोड़ के आसपास आ गया है ना। सो मैंने शेयर भी किया था ऑलरेडी। तो यही मतलब एक इस तरह की कंपनी के साथ एक इशू रह सकता है, बट दिस इज नॉट एन इशू। मैं भी इस पॉइंट को मिस किया था पहले, बट ये लास्ट क्वार्टर में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो जब आप रिसीवर्स को देखते हो ना, एक पूरे EP से पूरे इंडस्ट्री एज अ होल के लिए, तो आप इसको ऐसे समझिए। तो इनका 700 करोड़ का ये आपका रिसीवेबल्स आया है। एक तो ये आपको ये रिसीवेबल्स की कैलकुलेशन अगर दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग, तो आपको H1 के साथ कैलकुलेट नहीं करना है, आप उसको पूरे ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट कीजिए। तो अभी H1 में इनका रेवेन्यू कितना आया, 1200 करोड़ आया है। उस पर हमको रिसीवेबल्स दिखा आपका कितना, 700 करोड़। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालोगे तो ग्रेटर देन 50% आएगा, जो कि आपको दिखेगा रिसीवेबल्स बाय सेल्स जो है आपका वेरी लार्ज नंबर अराउंड 50-55% के आसपास आएगा। सो दिस कैन गिव अ नेगेटिव कॉनोटेशन इन योर माइंड। सो इससे बेटर है आप इसको एनालाइज बेसिस पे देखिए, और जैसे जो इंडस्ट्री में देखा भी जाता है इस तरह से देखा जाता है ना। तो जो रिसीवेबल्स अगर मैं इसको एनुअल बेसिस पे करूँ, तो अगर मान लीजिए मैं 1200 का ही डबल कर लेता हूँ ना, मतलब जस्ट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, तो अगर आप उसको निकालोगे तो अराउंड 27-28% के आसपास आएगा ना। और दिस इज अ वेरी नॉर्मल फिगर इन द केस ऑफ EPC बिजनेस। जनरली कंपनीज का 35-40% इस तरह से रहता है। कुछ कंपनीज का इवन 40% भी रहता है जो हमारे लिस्टेड स्पेस में है। तो ये कंपनी का जो रिसीवेबल्स बाई जो ओवरऑल कैश मतलब रेवेन्यू है, उस वही आपका अराउंड 27% आता है, विच इज नॉट एट ऑल अ वेरी ह्यूज। रादर अगर आप इसका लास्ट फाइनेंशियल जो मतलब पिछला फाइनेंशियल जो खत्म हुआ था, वहां पे जो रिसीवेबल्स का सेल्स था वो अराउंड 33% था। तो उससे तो रादर ये इंप्रूवमेंट ही हुआ है, खराब नहीं हुआ है। सो
दिस इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड जब हम उनके आगे वाले क्वार्टर्स के नंबर्स को देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा भी जो जो रिसीवर्स आप देखोगे ना, इसमें आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तो अभी जैसे मैंने वर्किंग कैपिटल डेज आपको बताया था वहां पे, तो जो इनके रिसीवर्स कम हुए हैं उसका रिफ्लेक्शन आपको डेबिटर डेज में भी दिखता है ना। तो वो भी कम हुए थे हमको, है ना। तो वहां से भी हमें दिख रहा है इनके रिसीवर्स इंप्रूव हुए हैं। और इसके अलावा जो रिसीवर्स है, डेबिटर डेज इनके 107 डेज आ गए थे। सो अभी इसमें जो लगभग 250 करोड़ रुपीज है आउट ऑफ 700, वो इनके सितंबर क्वार्टर में एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस रिसीवेबल्स आर वेरी फ्रेश। और जैसे मान लीजिए डेबिटर डेज इनका 107 डेज है, तो आपके 1 या 2 महीने में वो पैसे आ जाएंगे, 2-2.5 महीने में पैसे आएंगे वो, है ना। तो हमें इस क्वार्टर में आता हुआ दिखेगा। सो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ना, इस क्वार्टर को नेक्स्ट क्वार्टर में जाएगा, नेक्स्ट क्वार्टर को उसके बाद जाएगा। सो ये सारी चीजें। और इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना। मतलब मान लीजिए आपको 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट करना है, तो पहले आपने 100 मेगावाट एग्जीक्यूट किया। तो जो सामने वाला क्लाइंट होता है, मान लीजिए अडानी है, तो कुछ मनी को रिटेंट कर लेता है, उसको रिटेंशन मनी कहते हैं। तो जनरली वो आपके 5% के आसपास होता है। तो इनका जो इस रिसीवेबल्स में अराउंड 170 करोड़ का रिटेंशन मनी है। तो वो मनी जो होता है वो एक तरह से आप ऐसे मान लीजिए वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और जब वो प्लांट एग्जीक्यूट होता है तब फाइनली उनको पैसा मिलता है। तो कंपनी कहता है कि जो भी रिसीवेबल्स है इनका 700 करोड़ का, ये सारे आपके Q1 और Q2 के अंदर के ही है, कोई भी इनके पहले का रिसीवेबल्स नहीं है। और जो पहले के हैं वो दे आर ओनली जस्ट देयर रिटेंशन मनी। सो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपनी कैश फ्लोज पे काफी स्ट्रांग है। ऑल्दो हमें आज के डेट में इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है नेगेटिव दिख सकता है, बट वहां पे भी हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और सिंस जो एग्जीक्यूशन की विजिबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग हमें दिख रही है, तो वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखता है। ऑल्दो हमें ये पैरामीटर ट्रैक करते रहना पड़ेगा, है ना। सो ये सारी चीज है। और मैंने एसेट हैवी वाले चीज के बारे में आपको ऑलरेडी बात कर लिया कि कंपनी क्या कहता है इस चीज पे। सो ये था इनके रिसीवेबल्स के बारे में। सो आई थिंक सारे मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब अगर कुछ और मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखता है मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आप इनके आरओसी और आरओई प्रोफाइल को देखोगे तो वो अराउंड आपका 20 से 25% के बीच में मिलता है। अब हमें ये दिख रहा है कि कंपनी का काफी अच्छा कैश फ्लो आ रहा है ना। और एग्जीक्यूशन भी अच्छा है और वर्किंग कैपिटल डेज भी वगैरह भी इंप्रूव हो रहे हैं, है ना। तो वहां से देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि इनकी जो आरओसी नंबर है, कंपनी भी यही कहता है कि 3 से 5% के बीच में हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। बट एट द सेम टाइम, अभी जब नेक्स्ट ईयर से इनके आईपीपी वाले प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो इनका 2 गीगावाट वाला है, तो वहां से वो एक वो एसेट हैवी बिजनेस है। तो वहां पे थोड़े से आरओसी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख सकता है हमें, है ना। सो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। सो ये सारी चीजें, बट अगेन वो तो ओवरऑल बिजनेस के परस्पेक्टिव में तो उतना छोटा सा परसेंटेज रहेगा, तो वो थोड़ा घटेगा। तो जब इनकी ईपीसी आएगी तो वहां से वो बढ़ भी सकता है। सो ये सारी चीजें। अब अगर मैं इन्हें गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, तो मार्जिन प्रोफाइल पे तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इकोनॉमी ऑफ स्केल इनको एट मैक्स 100 बेसिस पॉइंट का इंक्रीमेंट अगर हुआ तो दिख सकता है, अदरवाइज हम तो इनके स्टेबल मार्जिन को इतना ही मानेंगे, ठीक है। जो इनका 11-11.5% के आसपास आसपास आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें। अब अगर हम इस बिजनेस के रिस्क के बारे में बात करें, तो कंपनी तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कंपनी भी यही कहता है कि इनका एग्जीक्यूशन रहा है। मतलब किसी भी कंपनी के बारे में हमें कॉन्फिडेंस होता बताया ना, जब हम उनके पास्ट के एग्जीक्यूशन को देखते हैं, तो कंपनी काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करता आ रहा है और इस क्वार्टर में भी हमें दिखा है। तो एक तो वो कंपोनेंट हो गया। नाउ द कंपनी इज सेइंग कि जनरली कोई भी जो रिस्क होता है ईपीसी बिजनेस में, ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे हम मान लीजिए कि आपको यूएस में टैरिफ वगैरह चल रहा है, कहीं पे वॉर चल रहे हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके ग्राउंड लेवल पे जो इम्पैक्ट होगा उसको तो अफेक्ट नहीं करेगा। सो द इशू इज इंटरनल। मतलब आप मान लीजिए कंपनी ने अगर अपने वर्किंग कैपिटल साइकिल्स को अच्छे से मैनेज नहीं किया, है ना, कहीं से पैसा वो लोग ले नहीं पाया, इनके रिसीवेबल्स बढ़ गए, है ना, इन्वेंटर्स चोकअप हो गई, मतलब बढ़ गई काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें हैं, और इनके जो क्लाइंट्स वगैरह है वो अगर चले गए, इनके ऑर्डर्स नहीं आते हैं, और जो तो डिमांड हमें दिख रहा है, तो इस पूरे बिजनेस के लिए यही सबसे बड़ा रिस्क है ना। सो ये सारी चीज़ें। और एक और इम्पोर्टेंट जो मुझे रिस्क लगता है इस कंपनी के लिए, सिंस अभी तो पूरा चाइना के साथ इनसे सेल्स की इम्पोर्ट होगी, है ना। और जो पूरी जो थीम है ये आपकी चाइना पर डिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट इन द सेंस कि सेल्स तो वहीं से आना है। तो अगर वहां पे सप्लाई चेन का इश्यूज हुआ तो आई थिंक वो बहुत बड़ा एक रिस्क हो जाएगा इस तरह के बिजनेस के लिए, है ना। सो दैट वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग। बट द थिंग इज कि उसके सॉल्यूशंस निकलते हैं। जैसे आपने सोलर मॉड्यूल्स वाले पूरे थीम में देखा, आज तो हमारे देश में पूरे सेल प्लांट्स भी लग रहे हैं, है ना। तो वो पूरी वैल्यूएशन आपकी इवॉल्व हुई है। तो वही हमें देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस के साथ ट्रैक करते हुए कि क्या ऑन अ सेक्टोरल बेसिस सेक्टर में डिमांड तो है, बट वो जो पूरी वैल्यू चेन है क्या वो इवॉल्व हो पाती है कि नहीं विद आने वाले टाइम में। तो वो एक रिस्क है ना इस बिजनेस के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब तो मैंने बाकी सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया। अब अगर मैं कुछ इनके वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में बात कर लेता हूँ, तो वो बहुत ही ईजी है। जैसे आप देख लीजिए अभी H1 में इन्होंने 1200 करोड़ के आसपास किया है। हमने इनका पैट मार्जिन देखा है अराउंड 7.5% है। तो कंपनी भी कहती है कि उस पर तो मतलब ये, हाँ, कंपनी एक चीज मेरा मिस हो गया था। तो मैंने EBITDA पे बोला आपको कि अराउंड 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट दिख सकता है, बट पैट मार्जिन जो है वो उतना ही रहेगा।
डिस्पाइट द फाइनेंस कॉस्ट। तो पैट मार्जिन वहीं पे हम लेके चल रहे हैं। और वैसे भी इस साल तो अभी इनका आईपीपी वाला प्रोजेक्ट आया नहीं है, तो हमें तो वो वैसे भी नहीं देखना है। तो पैट मार्जिन आप 7.5% लीजिए, उसके आसपास आप निकालिए। इनका जो पैट हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर का, वो अराउंड आपका 220-30 करोड़ के आसपास आएगा। और अभी इनकी मार्केट कैप आपकी अराउंड 5200 करोड़ की है। तो फॉरवर्ड पे आपका 23-25 के बीच में आता है। और जो पेग रेशियो वो आराम से आपका 0.3-0.2 के आसपास है। तो काफी वैल्यूएशन वाइज काफी लुक्रेटिव बिजनेस है। तो बहुत अच्छे नंबर्स थे। कुछ जो मुझे ये अच्छा लगा कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक्स है वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। और इंटरेस्टिंग चीज, इनकी जो ऑर्डर बुक की जो विन होता है वो 25% होता है। जैसे मैंने कुछ बार बिजनेस में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आई थिंक 7 वीक वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। उसकी जो बिड विनिंग कैपेबिलिटी होती है वो आई थिंक अराउंड 10-15% के आसपास होती है। सो एक तरह से आप इस तरह से कंपनीज को, मतलब जो उनकी कैपेबिलिटीज होती है, कौन कौन कितना अच्छा एग्जीक्यूट कर पाता है, उन चीज़ों को भी देख सकते हैं। सो ओवरऑल वेरी स्ट्रॉन्ग numbers. So we will keep on tracking. Hope you like the video and I have explained to you all the points. Thank you very much.